आप एक ऐसे तय खाने का तस्वुर कीजिए जिसमें 1,36,614 कैदी इतने डीप डाल दिए गए हों कि उन्होंने कई दहाइयों तक रोशनी ही ना देखी हो। ऐसे कैदी जिनको ये तक नहीं पता था कि 24 साल से अब बशारुल असद यानी कि जो इसके वालिद साहब थे उनका बेटा हुक्मरान है। 50 साल दौरे इक़्तिदार असद फैमिली का ख़त्म हो गया और अब 29 साल इनके वालिद और 24 साल बशारुल असद ने बदतरीन डिक्टेटरशिप की, जुल्म की कोई दास्तानें नहीं है जो बताई ही नहीं जा सकती। इतनी गंदी, तल्ख, सख्त रिजीम थी। ऐसा ही काम सद्दाम के दौर में भी हुआ, ऐसा ही काम कर्नल कज़ाफ़ी के दौर में भी हुआ और फिर वो खिलाफ हो जाते थे डिक्टेटर के अवाम और वहाँ फिर इस तरह की रेडिकल आ जाती थी जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं, मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुप्स कह लें, जो वहाँ टेक ओवर कर लेते थे। ये वीडियो लंबी वीडियो है, तहकीकी वीडियो है और इस पर बहुत ज़्यादा काम किया रिसर्च टीम्स ने। इसमें मेरे कुछ शाम के डॉक्टर्स दोस्तों ने भी जो मौजूद है वहाँ उस सिचुएशन में, उन्होंने डाटा कंट्रीब्यूट किया है। कुछ डाटा इंतहाई हाई की पोजीशंस पर बैठे फॉरेन अफेयर्स के लोगों ने किया है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये वीडियो एक इंतहाई मालूमाती वीडियो है। सीरिया में यानी शाम में बशारुल असद हुकूमत का गिरना 50 साला खात्मा है असद ख़ानदान का डिक्टेटरशिप का। सिर्फ एक हफ्ता पहले अपोजिशन फोर्सेस ने सीरिया के नॉर्थ वेस्ट में अपने बेस, ये जो अपोजिशन फोर्सेस हैं इनके बारे में मैं आपको तफसील से बताता हूँ, इदलीब इनका बेस था, वहाँ से एक अनएक्सपेक्टेड कैंपेन को लॉन्च किया, रैपिडली सक्सीड किया वहाँ अलेप्पो में, हामा में और होमस में और कब्जा कर लिया। ये पहले ही कुछ अलेप्पो में स्ट्रांग थे लेकिन अब ये रैपिडली एस्केलेट कर रहे थे। जब ये लोग मुख्तलिफ डायरेक्शन से आगे बढ़ने लगे, असद के जो पावर का मरकज़ था वो दमिश्क था, जिसे डेमस्कस भी कहते हैं, इसको आइसोलेट कर दिया गया। सिर्फ चंद घंटों में अपोजिशन फोर्सेस जो थी वो कैपिटल में दाखिल हो गई। असद का 24 साला रूल जो सन 2000 में इनके वालिद हाफिज़ की हुकूमत के बाद शुरू हुआ था, हाफिज़, हफीज़, मुख्तलिफ जो भी असद ख़ानदान का टेन्योर था वो भी जाबिर था। 29 ईयर्स तक हुकूमत के दावे हैं कि ये इस तरह वहाँ वो रूल करके गया, वो ख़त्म हो गई। तो अपोजिशन और दबाव को ये अलाउ ही नहीं करता था और ये बाप से भी ज़्यादा जालिम था। 2011 में जब ये अरब स्प्रिंग आया और मुख्तलिफ आपको पता है रिजीम्स चेंज हुई, पीसफुल प्रोटेस्ट थे, ये इतना जालिम और घटिया और जाबिर हुक्मरान था कि इसने वहाँ क्रैकडाउन किया जिससे वहाँ सीरियन सिविल वार या शाम में खाना जंगी शुरू हो गई। ये ट्रिगर हो गया और इसमें तकरीबन आधा मिलियन, 5 लाख से ज़्यादा लोग हलाक और करोड़ से ज़्यादा लोग रेफ्यूज बन गए, यानी उन्हें पनाह लेनी पड़ी। असद ने रशिया और ईरान की सपोर्ट से सरवाइव किया, मगर दोनों कंट्रीज़ अपने खुद के मसाइल में उलझी रहीं और अपोजिशन इतनी अब वो उलझी हुई है कि इस बार असद की मदद नामुमकिन होगी। अब जो मिलिट्री अपोजिशन ग्रुप्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा ग्रुप है जिसे HTS के नाम से जाना जाता है, ये इस्लामिस्ट लेड हयात तहरीर अल शाम है, HTS। इन्होंने ही अब शाम को टेक ओवर किए। असद के जो इनकी 50 साला हुकूमत थी, इसमें पावर ऑफ बैलेंस अब पूरे रीजन में डिस्टर्ब हो गया। इसमें क्या क्या चेंजेस होंगी मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन बहुत सारी और बातें हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। ईरान को ख़ास तौर पर हिजबुल्लाह के साथ कनेक्शन और सीरिया का रास्ता जो मिलता था वेपन सप्लाई रूट को, जो ईरान हिजबुल्लाह को सप्लाई करता था अगेंस्ट इसराइल, वो अब डिस्टर्ब हो गया क्योंकि वो सारी सपोर्ट ईरान रशिया को असद के डायनेस्टी में दी जाती थी। हिजबुल्लाह का मुस्तकबिल भी अब अनसर्टेन है क्योंकि इनकी जो शारक थी खून की सप्लाई लाइन वो कट चुकी है और इसराइल के साथ अभी हालिया जंग और फिर पिछली लंबी जंग के बाद अब उनके पास सप्लाई लाइन्स डिस्टर्ब हैं। ईरानी बैक्ड फ्रैक्शंस जैसे कि हुतीज़ हो गए यमन में, वो भी लड़ रहे हैं अगेंस्ट इसराइल, उनको भी नाकामी का सामना है। ये इसराइल के लिए एक नई डायनामिक सिचुएशन है। बज़ाहरन नज़र यही आ रहा है कि ये अब अमेरिका का बेस कैंप होगा और इसराइल को बहुत सपोर्ट हासिल होगी, लेकिन दूसरी तरफ इस्लामिस्ट जो लेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका कनेक्शन भी पीछे बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से बताया जाता है जो अफगानिस्तान में भी ऑपरेट होती रही, इंक्लूडिंग अल-कायदा, एंड दे आर नॉट कंसिडर्ड सेफ फॉर द सर्वाइवल ऑफ शाम।
बहुत से लोग असद के डाउनफॉल का जहां जश्न मना रहे हैं, मुस्तकबिल अब उस मुल्क का, क्योंकि ये प्रॉक्सी वॉर स्टेट बन जाएगी, वो अनसर्टेन है। HTS जो कि लिटरली उसका माजी जोड़ा जाता रहा है, अब कहते हैं कि वो उनसे अलग है, लेकिन माजी में इनको अलकायदा, दाइश, ISIS इन सब से जोड़ा जाता रहा है। HTS अपने आप को एक नेशनलिस्ट ग्रुप के तौर पर रीब्रांड करने की कोशिश कर रहा है। अपने नए डिप्लोमैटिक जो इन्होंने रूप लिया है, उसके बावजूद अभी अनसर्टेन है कि ये शक्को शुबात हैं कि व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। असद के कोलैप्स से छोड़ा गया अब पावर वैक्यूम जो है, इनको टेक ओवर किया है रेडिकल ने। रेडिकल वो ग्रुप्स होते हैं जिनको अमेरिका क्लियरली टेररिस्ट क्लेम करता है, लेकिन ये रीब्रांड कर रहे हैं कि हम अब अवाम आ गए हैं। इसमें बहुत सारी फिरका वारियत की जंग भी है जिनका मरकज शाम रहा है, और उसमें बहुत ज़्यादा मजहबी पहलू भी शामिल है। और ईरान और सऊदीया का जो पावर कन्फ्लिक्ट है, उसका जो प्रॉक्सी वार स्टेट रही है वो भी शाम रही है, जिसमें यह भी कहा जाता था और ये बड़ा क्लियरली था कि असद की जो बैकिंग थी वो ईरान के साथ थी, लेकिन जो शाम का डोमिनेंट एरिया था वहाँ ग्रुप्स डिफरेंट थे, वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन डिफरेंट थी, और इस वजह से फ़िरका वारियत की जंग में फ़िरकों को अगर देखा जाए तो असद का कोलैप्स था उसकी पूरी पॉपुलेशन के साथ, जो कि जिनका फ़िरका फ़र्क था। अब दो पहलू हैं इस सारी सिचुएशन के। अगर बशारुल असद के जाने को देखा जाए तो ये शाम के लोगों के लिए खुशी की बात है। इंतहाई जालिम जाबिर तरीन शख्स चला गया, इसके जबर की कोई इंतहा नहीं थी। अल जजीरा की रिपोर्ट्स बताता हूँ कि एलेपो का जो अंडरग्राउंड प्रिजन है, 1,36,614 लोग ऐसे थे जिन्होंने कई दहाइयों से रोशनी नहीं देखी थी। इनमें ऐसे लोग भी निकले जिन्होंने ये पूछा, जब खोला गया प्रिजन और इनको बाहर निकाला गया, तो वो ये सवाल करते रहे कि क्या सद्दाम हुसैन ने हाफिजुल असद को मार दिया या कुछ। उनको ना टाइम का पता था ना दिन का पता था, वो इतने हवास बाख्ता थे, उन्हें यही नहीं पता था कि अब जो उन पर जुल्म कर रहा था वो उनका बेटा कर रहा था, और 24 साल से वो हाकिम है और सद्दाम को मरे भी अरसा गुजर गया, उनको कुछ नहीं पता था। इन पर शदीद किस्म का टॉर्चर और जुल्म किया जाता था। वो काल कोठरी में पड़े रहे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इनको, कोई साल महीना दिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जब उनको रेबल्स ने बाहर निकाला तो खुश खुशी से रो रहे थे और कुछ गम से। इनमें एक 18 साल का यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी था। इसको जब बाहर निकाला गया तो वो 52 साल का बूढ़ा शख्स था। वहां नाम की बजाय कैदियों को नंबर से बुलाया जाता था। कैदी नंबर 1101 बच्ची थी जो कहती कि मैं 2019 में यहाँ लाई गई, यानी 5 साल से कैद थी, और उस पर सिर्फ शक था कि वो हुकूमत यानी जो असद हुकूमत है उसकी मुखालिफ थी। तो 16 साल की लड़की कहती मैंने देखी जिस पर इतना बदतरीन टॉर्चर किया गया कि उसको मार दिया गया। इतना जुल्म था, इतने ये कोहबा खाने थे, स्लॉटर हाउसेस थे। खुद दमिश्किश में एक ऐसा जेल मौजूद था जिसको ह्यूमन स्लॉटर हाउस कहा जाता है। ये जुल्म की इंतहा करता था, और ऐसे बहुत सी दिल दहला देने वाली कहानियां हैं। तो एक तरह से एक जालिम तरीन हुक्मरान था। ये जो आप नक्शा देख रहे हैं ये सदनाया प्रिजन का है। ये ह्यूमन स्लॉटर हाउस था, मिलिट्री प्रिजन था दमिश्क के पास, और इसमें एंटी गवर्नमेंट और ऐसे जो गवर्नमेंट के खिलाफ लोग थे 30,000 पर तारीख का बदतरीन तशद्दुद की रिपोर्ट्स थी जो इसी जगह पर किया गया जो आप नक्शे में देख रहे हैं। इतना जुल्म किया गया। अब हमने देखना है जो अगला तकाबली जायज़ा है कि अब इस हुकूमत के कोलैप्स से इसराइल और अमेरिका को फ़ायदा हुआ है, इसकी पूरी इंपॉर्टेंस क्या है, और ये जानना भी ज़रूरी है कि क्या सिचुएशन इसराइल के ख़िलाफ़ तो नहीं होगी अगर उसके करीब इतने बड़े इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम रेडिकल कहते हैं वो ऑपरेट करेंगी तो क्या होगा। इसराइल के लिए असद का जाना जो है वो ईरान की ताकत को कम करता है, तो इसराइल को फ़ायदा ही फ़ायदा है। असद की हुकूमत लंबे वक्त से ईरान बैक्ड ग्रुप्स को सपोर्ट करती रही। इवन इसराइल के खिलाफ ऑपरेशंस में असद एक्टिव थे। अगर असद गिरता है तो इन मिलिटेंट्स तक वेपन्स, स्पेशली जो हिजबुल्लाह की तहरीक है, तो वो रुक जाएगा, वहाँ तो फ़ायदा हो गया। लेकिन अगर सीरिया ज़्यादा फ्रैक्चर्ड होता है तो रशिया की तरफ से ईरान को जो सपोर्ट मिलती थी वो भी कम हो सकती है, क्योंकि रशिया का इंटरेस्ट रीजन में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हिजबुल्लाह के थ्रू ईरान ऑपरेट करता था और पीछे रशिया बैक कर रहा था इस प्रॉक्सी वॉर को, तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। इसराइल जो है, इसे इसराइल को ईरान के ख़िलाफ़ ज़्यादा आज़ादी मिल सकती है, क्योंकि अगर रशिया पीछे से हट जाएगा तो इसराइल ईरान के पास फोर फ्रंट आ जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन में ख़तरनाक क्या है कि सीरिया में जो पावर वैक्यूम है
जैसे अब अलकायदा, दाइश, ये लोग ऑपरेट हो सकते हैं और फिर इसराइल को ऑब्वियसली थ्रेट ही थ्रेट है। इसके साथ ही असद की हुकूमत की कमज़ोरी लेबनान की डायनामिक्स को भी बदल सकती है, जहां हिजबुल्लाह अपनी ताकत दोबारा जमाने की कोशिश कर सकता है और हिजबुल्लाह किसी और तरीके से आकर सीरिया की असद के जो रीजन्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकता है। यूनाइटेड नेशंस के लिए असद की हुकूमत का गिरना ईरान के रीजनल इन्फ्लुएंस को काउंटर कर देगा और इससे स्ट्रेटेजिकली अमेरिका और इसराइल बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और यूं यूएस को गोल्स हासिल करना आसान हो जाएंगे। ये यूएस के गोल्स से मैच करता है जो ईरान की एक्सपेंशन को और प्रॉक्सी नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर तबाह करता है, जो कि सीरिया, इराक, लेबनान में फैले हुए थे। इस वक्त यूएस अपने रीजनल पार्टनर्स के साथ मिलकर स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल सोल्यूशन के लिए काम कर सकता है, जो अमेरिका कभी भी नहीं करेगा इस्लामोफोबिया की वजह से। आखिरकार जब असद की हुकूमत का कोलैप्स ईरान की पोजीशन को कमज़ोर कर सकता है और इसराइल के लिए सिक्योरिटी रिस्क को कम जो है वो ऑब्वियसली वो पैदा हो जाएंगे, तो फिर कुछ भी हो सकता है। यहाँ मैं एक और न्यूज़ शेयर करता चलूँ कि गोलान का इलाका है जहाँ 1974 से एक मुआहदा था, एक बफर जोन बनी हुई थी। वहाँ भी अब नेतन्याहू ने जो है इसराइल को कह दिया है कि वहाँ कब्जा कर लें, क्योंकि अगर एचटीएस वहाँ डोमिनेट करता है तो इसराइल को बहुत ख़तरे लाहक हो जाएंगे और ये उनके लिए कभी भी सेफ जोन नहीं रहेगा। तो उन्होंने भी चढ़ाई कर दी है। अब देखना ये है कि अगर यहाँ एक रेडिकल हुकूमत आती है और सीरिया में पावर जोन डिस्टर्ब होती है तो ये इसराइल को बेनिफिट करेगा, क्योंकि ईरान की सपोर्ट लूज हो जाएगी और पीछे रशिया की भी। लेकिन दूसरी तरफ ये इसराइल के लिए ख़तरा इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ ऐसे मिलिटेंट्स ग्रुप मज़ीद पैदा हो सकते हैं जो इनके लिए ख़तरा और फिर असले की सप्लाई लाइन। तो ये जो खाना जंगी है ये किसी तरह भी असद जालिम था, उसका जाना ज़रूरी था, लेकिन अब जो वहाँ सिचुएशन है वो वहाँ के रहने वालों के लिए और भी मुश्किलात खड़ी कर सकती है। इसलिए मैं फिर बार बार कहता हूँ, कोई भी खाना जंगी किसी भी मुल्क के लिए अच्छी नहीं होती। इसलिए मुल्कों को स्टेबल रहना होता है। वहाँ के हाकिम और अवाम अगर एक छत के नीचे रहें तो मुल्क चलते हैं, अदरवाइज़ तबाह हो जाते हैं। सीरिया का आने वाला मुस्तकबिल मौजूदा से ज़्यादा भयानक हो सकता है। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।